हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा। आज के मास्टर सीरीज के सेगमेंट में हम कवर करेंगे चैप्टर अमाइंस, जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है और इसमें से श्योर क्वेश्चंस आने ही हैं। तो आप इस चैप्टर को अलग से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अमाइंस। इस चैप्टर में हम जो कवर करने वाले हैं, कंटेंट्स का एक आइडिया ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या होते हैं अमाइंस, कितने टाइप होते हैं, देन उनका प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक ब्रीफ आइडिया एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी चैप्टर के दूसरे सेगमेंट में हम पढ़ेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो अगर मैं इस चैप्टर के ओवरव्यू की बात करूं तो अगर इस चैप्टर में से एक सेगमेंट अमाइंस का है और एक डायज़ोनियम सॉल्ट का है और दोनों ही सेगमेंट में से श्योर क्वेश्चंस आस्क होते हैं इन द एग्जाम्स, तो हम दोनों को कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला ब्रॉड एस्पेक्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, अमाइंस होते क्या हैं। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अमोनिया आपको पता है क्या होता है, ये रहा हमारा अमोनिया, दो लोन पेयर के साथ में। अगर मैं अमोनिया के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ, अमोनिया के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करूंगी बाय एल्किल और एरिल ग्रुप, तो मुझे क्या मिलेंगी, अमाइंस मिलेंगी। अगर मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है बाय द एल्किल ग्रुप, ये मेरा अमोनिया था और उसका एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया एल्किल ग्रुप से, रिमेनिंग 2 एज इट इज हैं, तो मुझे मिली RNH2 दैट इज 1 डिग्री अमाइन। इसी तरीके से अगर मैंने दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए बाय द एल्किल ग्रुप, तो मुझे मिली सेकेंडरी अमाइंस RR' और तीनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर मुझे मिलेगी टर्शरी अमीन और 3 डिग्री अमाइन। तो बेसिक आइडिया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया 1 डिग्री अमाइन, दो को रिप्लेस किया 2 डिग्री अमाइन और तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर हमें मिले 3 डिग्री अमाइंस। अब अमाइंस का दूसरा अगर क्राइटेरिया हम लें क्लासिफिकेशन, तो सिंपल और मिक्स्ड दो कैटेगरी में हम अमाइंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर अमाइन के हाइड्रोजन हमने रिप्लेस जो किए हैं वो सेम एल्किल ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन तो थे, अगर वो रिप्लेस होते हैं सेम एल्किल ग्रुप से तो हम इसे बोलते हैं सिंपल अमाइन। बट अगर आपने अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है दो डिफरेंट ग्रुप से, तो इस तरीके की अमाइन को हम बोलते हैं मिक्स्ड अमाइन। तो एल्किल और एरिल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हम बोलते हैं मिक्स्ड अमाइन। और दोनों ग्रुप्स कैसे होते हैं, सेम, तो हम बोलेंगे सिंपल अमाइंस। स्ट्रक्चर की बेसिक आइडिया ले लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, हमें पता है क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव है तो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर हम अमोनिया का ही लेके चलते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या है, हाइब्रिडेशन है sp3, शेप है पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल हमारा रेगुलर बॉन्ड एंगल से कम होता है 107 डिग्री। ये हमारे अमोनिया की बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से जब हम इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं तो जो रिजल्टिंग अमाइंस होती हैं हमारी 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, RHH। अगर मैंने एक ही एल्किल ग्रुप को रिप्लेस किया है, चाहे मैंने दो एल्किल ग्रुप लगा दिए या मैंने तीनों एल्किल ग्रुप लगा दिए, 3 एल्किल ग्रुप लगा दिए, सपोज CH3 लगा दिया मैंने मिथाइल, मैं R को रिप्लेस करके बता रही हूँ, तो 1 डिग्री अमाइन हो, 2 डिग्री अमाइन हो, 3 डिग्री अमाइन हो, तीनों में ही हम देख सकते हैं हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp3, शेप कैसी रहेगी, पिरामिडल, बट बॉन्ड एंगल रेगुलर बॉन्ड एंगल से क्या होता है, कम होता है, ऑलमोस्ट 108 डिग्री और 107 डिग्री के आसपास। तो 108 के आसपास रहता है, 107 हमारा अमोनिया का है और इनका लगभग बॉन्ड एंगल आपका आ जाएगा 108 डिग्री, रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम होता है। रीजन वही रीजन है जो हमारा यहाँ पे रीजन है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे भी आपके पास लोन पेयर पड़ा है, देखिए अमाइंस में, और उसी के कारण क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड एंगल हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम।
मूव करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स पे। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस, ये कैटेगराइज हम कर सकते हैं। कितने प्रिपरेशन मेथड हैं? पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ग्रेबियल थैलेमाइड एंड हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। नीचे की दो रिएक्शंस आप देख सकते हैं, दोनों नेम रिएक्शंस हैं, तो इटसेल्फ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। रेस्ट जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हमारे कन्वर्जन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी रिएक्शन मेथड को स्टडी कर लेते हैं। देखिए पहला मेथड जो है हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जो है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन का हमें क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। तो ये रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? कैटालिटिक रिडक्शन करा रहे हैं H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। तो ये हमारा आ गया एनिलीन। ओके, अगर मुझे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं कराना तो मेरे पास एक और चॉइस है कि मैं नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय Sn प्लस HCl और Fe प्लस HCl। एक और चॉइस आ गई मेरे पास। दो मेथड हैं कि मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करूं या मैं SnHCl पेयरिंग और FeHCl पेयरिंग के साथ में भी नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर सकती हूँ और एनिलीन ऑब्टेन कर सकती हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास ये दो चॉइस हैं तो कौन सा मेथड प्रिफर्ड है या बेस्ट है? तो Fe प्लस HCl का जो मेथड है, Fe प्लस HCl का जो मेथड है वो प्रिफर्ड मेथड है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि हम इन तीन चॉइस में से इस मेथड को प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एक साइड प्रोडक्ट हमारे पास बनता है FeCl2। ठीक है, ये जो साइड प्रोडक्ट आपके पास FeCl2 बना है ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? FeOH होल ट्वाइस एंड HCl में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा HCl जो है इस रिएक्शन में क्या हो गया है? रीजेनरेट हो गया है। HCl is regenerated by the hydrolysis of FeCl2। ठीक है, तो हमें इस HCl के रीजेनरेशन से क्या फायदा हुआ? इस HCl के रीजेनरेशन से क्या हुआ कि हमें इनिशियली एज अ रिएक्टेंट हमें HCl की बहुत कम अमाउंट की जरूरत पड़ती है। बाद में जितना भी HCl रिक्वायर्ड है वो रिएक्शन में रीजेनरेशन के थ्रू वहां से कंपनसेट हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि मैम Sn प्लस HCl में भी HCl रीजेनरेट होता है? यस, अगर हम Sn प्लस HCl का पेयर लेंगे तब भी वहां पे स्टिन का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोलाइज होके HCl रीजेनरेट होगा। तो फिर हमने ये मेथड क्यों नहीं प्रेफर किया? हमने यही मेथड क्यों प्रेफर किया? बिकॉज ऑफ कॉस्ट। अब दूसरी बात है, Fe की कॉस्ट जो है वो Sn की कॉस्ट से बहुत कम है। तो टिन काफी एक्सपेंसिव मेटल है इन कंपैरिजन टू आयरन। तो आयरन चीपर होने के कारण हम Fe प्लस HCl का जो स्क्रैप है वो यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू कन्वर्ट इनटू एनिलीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए अमोनोलिसिस मतलब लाइसिस, मतलब कि लाइसिस का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रेकिंग। ठीक है, तो ब्रेकिंग ड्यू टू अमोनिया किसके कारण हो रही है? ड्यू टू अमोनिया, NH3 के कारण हमारी ये ब्रेकिंग हो रही है। किसकी? एल्किल हैलाइड की। सो लेट्स सी कैसे होती है ये ब्रेकिंग। देखिए ये हमारा एल्किल हैलाइड है, हमारा NH3 इधर है, NH3 के पास है लोन पेयर। अब क्या हो जाएगा? हमारे एल्किल हैलाइड का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया, क्योंकि अमोनिया ने क्या कर दिया? अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो हमारे पास ये अमोनियम सॉल्ट बन गया और इस सॉल्ट का अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगी? एल्किल अमीन या 1 डिग्री अमाइन।
अब ये 1 डिग्री अमाइन जो हमें मिल रही है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, बट ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा अमोनिया क्या है, एक्सेस में है, तो हमें मिली 1 डिग्री अमाइन। अगर हमारा एल्किल हैलाइड एक्सेस में हो गया, अगर हमारा एल्किल हैलाइड एक्सेस में हो गया तो क्या होगा, ये जो हमारी 1 डिग्री अमाइन बनी है इसको और एल्किल हैलाइड मिल गया, हमारी प्राइमरी अमीन का एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और एल्किल हैलाइड मिल गया, हमारा एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमारे सारे जो रिप्लेस हो जाएंगे, और स्टिल अगर हमें और एल्किल हैलाइड मिल जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R4N+X-, जो लोन पेयर है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, क्वाटर्नरी सॉल्ट। ओके, तो इस मेथड में हमें प्राइमरी अमीन मिल रही है, कंडीशन क्या है, अगर अमोनिया एक्सेस में है। तो ध्यान रखना है, पहली बात अमोनोलिसिस क्या होता है, लाइसिस या ब्रेकिंग ड्यू टू अमोनिया, किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड का ब्रेक, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ अमोनिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। किस लिए यूज होती है, टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स। इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक, द ड्रॉबैक इज वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस, हमें मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलती है। ये हमारी 2 डिग्री अमाइन हो गई, ये हमारी 3 डिग्री अमाइन हो गई, और ये हमारा क्वाटर्नरी सॉल्ट यहाँ पर बन गया। तो इस मिक्सचर को हम प्रेफर नहीं करते हैं। क्वेश्चन आएगा, व्हाई अमोनोलिसिस इज नॉट अ प्रेफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो इसका रीजन यही है कि इन दिस मेथड वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस दैट वी हैव टू सेपरेट। स्टिल इफ वी वांट टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन, what is the method, then we have to take the excess of ammonia. Okay, the free amine can be obtained from the ammonium salt by the treatment of, ये हमने पहले ही कर लिया। नेक्स्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में हमारे पास अगेन वही RC ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे नाइट्राइल्स कंपाउंड है, हमें इनका रिडक्शन करना है। कैसे रिडक्शन करते हैं हम, H2 निकल की प्रेजेंस में कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, या हम सोडियम इथेनॉल के साथ में भी रिडक्शन कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे, हमारे नाइट्राइल कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके किसके काम आती है, सीरीज में असेंडिंग के काम आती है, सीरीज में असेंडिंग के काम आती है। ओके, जो ओरिजिनल आपका कंपाउंड होगा उससे हमारे कार्बन इसमें सीरीज में इंक्रीज किए जा सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड, RCONH2, ये हमारे पास अमाइड कंपाउंड है, रिडक्शन कराना है। रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया LiAlH4, जो हमें पता है हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप पे क्या कर देगा, एंटर कर देगा। तो RNH2 हमारे पास क्या आ गई, अमाइन आ गई, साथ में ये हमारी RCH2N अमाइन, कम कार्बन वाली तो हमारी बनेगी हॉफमैन ब्रोमोमाइड में। तो RCH2NH2, तो ये हमारी बन गई अमाइन से अमाइन, ये अमाइड है और ये कन्वर्ट हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में। तो सिंपल नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, नाइट्राइल है, नाइट्रो है, अमाइड है, उनके रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, हम अमाइंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस, क्वाइट इंपॉर्टेंट मेथड ये स्टूडेंट्स। ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस, पहले ध्यान रखने वाली बात, किसके लिए यूज होता है, प्राइमरी अमीन्स के लिए। इसको सिर्फ हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, और प्राइमरी अमाइन भी कौन सी, हमारी एलिफेटिक ओनली, सिर्फ हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं इससे, एलिफेटिक। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हम इससे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अभी हम देखेंगे। सिर्फ ये
एलिफेटिक अमाइन बनेगी। होता क्या है मेथड, यहाँ पर हम लेंगे थैलीमाइड। थैलीमाइड हमने पिछले चैप्टर में भी बनाया था डियर स्टूडेंट्स, जहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराई थी तो हमारा ये थैलीमाइड बना था। इस थैलीमाइड की रिएक्शन अगर हम QH से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन हमारा देखिए क्वाइट एसिडिक हाइड्रोजन है, रिप्लेस हो जाएगा। अगर बेस उसे मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। ओके, ये है आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड जो पोटेशियम सॉल्ट बना है, इसकी रिएक्शन अगर हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम आयन भी रिप्लेस हो जाएगा। वी आर गेटिंग एल्किल थैलेमाइड। अब हमारे नाइट्रोजन के साथ में क्या लग गया है, एल्किल ग्रुप लग गया है, तो एल्किल थैलेमाइड हमें मिल गया, या एल्किल सब्स्टिट्यूट ऑफ थैलेमाइड मिल गया। थैलीमाइड। इस थैलीमाइड का, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ऑफ थैलीमाइड का अगर हम एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, इट मीन बेस की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां से हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, OH H OH H, हाइड्रोलिसिस हो गया। हमें क्या मिल गई, हमारी प्राइमरी अमीन। ये हो गई हमारी प्राइमरी अमीन। साथ में क्या मिला हमें, देखिए आप, यहाँ से मिला थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड क्योंकि बेस प्रेजेंट है तो साथ में क्या बन गया हमारा, एसिड और बेस ने रिएक्शन करी, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे इस मेथड में प्राइमरी अमीन बन जाती है। देखा डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए वापस से कि थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड से हमने थैलीमाइड बनाया था, और थैलीमाइड से हमने क्या किया है, इसमें QH से रिएक्शन करा के पोटेशियम सॉल्ट बनाया है, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई, एल्किल डेरिवेटिव और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ऑफ थैलीमाइड मिला, उसका हमने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा और हमें मिली प्राइमरी अमाइन। क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी अमाइन हम बना रहे हैं एलिफेटिक, एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते? इसका रीजन सीधा सा यही है कि एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते क्योंकि एरिल हैलाइड जो है, यहाँ पर इस स्टेप में जो हमें एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा वो इसके साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करता। तो ये जो हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना है, इसके साथ में एरिल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ बल्कीनेस। ये भी बल्की ग्रुप है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बल्की आ जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्वाइट क्राउडिंग आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसीलिए हम सिर्फ इससे क्या बना सकते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स ही बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आ गया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन और क्यों इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं? देखिए ये है हमारा RCONH2 अमाइड, ब्रोमीन की प्रेजेंस में लिया तो ये Br2 प्लस हमारे पास है NaOH बेस। ओके, तो अमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अगर हम कराते हैं तो क्या हो जाता है, हमें प्राइमरी अमीन मिलती है, 1 डिग्री अमाइन मिलती है, और साथ में हमें मिलेगा KBr NaBr प्लस Na2CO3, तो 2 मॉलिक्यूल NaBr हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हमारा अमाइड है, अमाइड को कन्वर्ट किया है हमने प्राइमरी अमाइन में, और विद द हेल्प ऑफ Br2 और NaOH
जो अमाइन बनी है उसमें क्या है, 1 कार्बन लेस देन द सबस्ट्रेट। जो हमारी अमाइड है उससे 1 कार्बन कम की अमीन हमें मिलेगी। इट मीन्स यहां पर अगर मैंने बेंजामाइड लिया और मैंने इसकी रिएक्शन कराई हॉफमैन ब्रोमोमाइड Br2 प्लस NaOH, ये आपको हिंट है, Br2 प्लस NaOH प्लस अमाइड, एक अमाइड है और Br2 NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड, आपको हिंट मिल रहा है। तो आपको क्या बनानी है, अमाइन बनानी है, वो भी प्राइमरी, बट उसमें क्या होगा, हमारा 1 कार्बन कम होगा फ्रॉम द ओरिजिनल अमाइड। तो ये हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। एज द प्रोडक्ट इज हैविंग 1 कार्बन लेस देन द सबस्ट्रेट अमाइड, this reaction is used for the degradation of series और descending the series। ठीक है, तो 1 कार्बन कम हो गया इसलिए हम इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बेंजामाइड को यूज करके हम एनिलीन को बना सकते हैं बाय हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, क्वाइट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अमाइंस के चैप्टर में से बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस पर एक क्वेश्चन श्योर होता है, एग्जामिनर की चॉइस में जरूर होता है। उस क्वेश्चन का फॉर्म चाहे वो ऑर्डर ऑफ बेसिक बिहेवियर हो या पीकेए पीकेबी के बेसिस पे उसको अरेंज करना हो, एल्किल और एरिल अमीन का ऑर्डर हो, या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस सेगमेंट में से एग्जामिनर पुट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पर क्या हम पढ़ते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, तो अमाइंस में बेसिक कैरेक्टर का सबसे पहले रीजन, क्यों होती हैं अमाइंस बेसिक, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, दे बिहेव एज अ लुईस बेस। हमें पता है लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज। तो हमारे पास ये एक अमाइन है, लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से आप एल्किल अमाइन कर सकते हो। तो नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है, जो रीजन है अमोनिया के बेसिक बिहेवियर का, वही रीजन हम अमाइंस के बेसिक बिहेवियर में देते हैं कि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन नाइट्रोजन विच कैन बी डोनेट टू लुईस एसिड। क्लियर, पहली बात रीजनिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑर्डर या कंपैरिजन। तो अमोनिया और एल्किल अमाइन, आपके एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 2 सेगमेंट में बेसिक बिहेवियर को कंपेयर करना है। पहले हम कंपेयर करेंगे अमोनिया और एल्किल अमाइन का ऑर्डर, और उसके बाद अमोनिया और एरिल अमाइन का ऑर्डर। इन जनरल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये मेरी अमोनिया है, और अमोनिया से हमारे एल्किल अमाइंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एरिल अमाइन जो हैं वो हमारे वीक हैं। ये एक जनरल ऑर्डर है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन आएगा। तो इस सेगमेंट को हम स्टडी करते हैं। एक सेगमेंट हमने बना लिया, हम कर रहे हैं स्टडी एल्किल अमीन और अमोनिया के बेसिक बिहेवियर का कंपैरिजन, और दूसरा सेगमेंट हमने बना लिया अमोनिया और एरिल अमीन के बेसिक बिहेवियर का सेगमेंट। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एल्किल अमीन वर्सेस अमोनिया। अमोनिया और एल्किल अमीन का अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी हमने देखा एलिफेटिक अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं देन द अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी पीकेबी वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्या है, रीज़न बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स। देखिए ये अमोनिया है, ठीक है, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन अब जब मैंने रिप्लेस कर दिए एक एल्किल ग्रुप से, तो इस एल्किल ग्रुप का क्या आ गया, प्लस आई इफेक्ट आ गया। इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर। तो ठीक है, यहाँ पर और एल्किल ग्रुप बढ़ा दिया, तो जितना एल्किल ग्रुप बढ़ता गया उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता गया, और इसीलिए उनका बेसिक बिहेवियर बढ़ना चाहिए।
तो जितना एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना बेसिक बिहेवियर बढ़ना चाहिए। ऐसा होता भी है कब, जब हमारी अमाइंस जो हैं वो गैसियस फेज में है। गैसियस फेज में एलिफेटिक अमीन्स should increase, the basic behavior of aliphatic amine should increase with the increase in alkyl groups। जितने एल्किल ग्रुप बढ़ते जाते हैं उतना उनका प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण उनका बेसिक बिहेवियर भी बढ़ रहा है। तो इन गैसियस फेज हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 1 डिग्री अमाइन, एंड अमोनिया विल बी द लीस्ट बेसिक वन। बट यही बात अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में करें, यही अमाइंस हमारी एक्वस सॉल्यूशन में है, तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग या डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। एक्वस फेज में जब हम बात करेंगे तो जो बेसिक बिहेवियर होता है वो डिसाइड होता है बाय सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर एल्किल ग्रुप, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है हमारा गिवन अमाइन का बेसिक बिहेवियर। फॉर रेफरेंस हम लेते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। अगर मेरे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, इट मींस CH3 NH2, मिथाइल अमीन ले ली मैंने। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में देखिए CH3 NH2 है मेरे पास प्राइमरी अमीन, देन CH3 होल ट्वाइस NH सेकेंडरी अमाइन, देन मेरे पास CH3 होल थ्राइस टर्शरी अमाइन, और फिर मेरे पास आ गया अमोनिया। अब मुझे इन चारों का कंपेयर करना है कि मेरे पास ये 4 अमाइन है और इनमें कौन सी मोस्ट बेसिक है और कौन सी लीस्ट बेसिक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जो सेकेंडरी अमाइन है एक्वस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक होती है। तो ऑर्डर आ जाएगा मेरा 2 डिग्री अमाइन, देन उसके बाद मेरा आ जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए टर्शरी है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी मेरी टर्शरी, एंड देन मेरे आ जाएगी 1 डिग्री, एंड देन आ जाएगी अमोनिया। तो अगर मैं एक्वस बिहेवियर की बात करूं, एक्वस सॉल्यूशन में बात करूं, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के लिए, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए ऑर्डर आएगा मेरे पास 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड NH3। बट यही अगर मेरे पास इथाइल अमीन्स हैं, C2H5NH2, ठीक है, प्राइमरी ये 1 डिग्री हो गई मेरे पास, 2 इथाइल ग्रुप लगा लिए सेकेंडरी अमीन, देन 3 लगा लिए मैंने, और फिर ले लिया मैंने अमोनिया। अब मुझे इन चारों का बेसिक बिहेवियर करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहां पर मेरे पास आएगा प्राइमरी। एक मिनट स्टूडेंट्स, तो जब हम मिथाइल लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए इथाइल और मिथाइल में आपको याद कैसे रखना है, इथाइल में आपका 2 डिग्री है सबसे बेसिक, और अमोनिया है आपका सबसे कम बेसिक, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल डिसाइडेड है कि सेकेंड डिग्री अमीन आपकी मोस्ट बेसिक है और अमोनिया आपका लीस्ट बेसिक है। बट अगर हमने मिथाइल ग्रुप लिया है, इथाइल और मिथाइल लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी, फिर आ जाएगा टर्शरी, फिर आ जाएगा हमारा प्राइमरी, जैसे 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, तो ऑर्डर आपका क्या रहेगा, ये वाला फॉर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस विल बी फॉर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। ओके, तो ये आपका ऑर्डर है, डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन आएंगे। तो मोस्ट बेसिक, सेकेंडरी ये आपकी लीस्ट बेसिक, अमोनिया अगेन इसमें भी ये लीस्ट बेसिक और ये मोस्ट बेसिक। सीक्वेंस कहाँ चेंज होती है, सीक्वेंस चेंज होती है 1 डिग्री और 3 डिग्री में, तो यहाँ पे आप अलर्ट रहिएगा। देन हम बात करते हैं एरिल अमीन्स वर्सेस अमोनिया। एरिल अमीन वर्सेस अमोनिया की बात करेंगे तो जहां एल्किल अमीन्स अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वहीं एरिल अमीन्स अमोनिया से वीकर बेस हैं। अब उसका रीजन क्या है, पहली बात आ गई, एरिल अमीन लेस बेसिक हैं अमोनिया से,
अब आ जाता है क्वेश्चन, व्हाई, ऐसा क्यों है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन हमें मिलेगा बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मेरे पास सबसे कॉमन एरिलमीन है, दैट इज एनिलीन। आप देख सकते हैं प्लस M इफेक्ट होगा तो इसकी लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, डोनेशन में चला जाएगा और इन द बेंजीन रिंग इट विल गो। तो आप देख सकते हैं इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, बेंजीन रिंग के साथ रोटेशन में है, डीलोकेलाइजेशन में है, तो it is less available for the donation और क्या हो गया हमारा, ये देखो एनिलीन वापस से बन गया। तो इन सारी स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन में चला गया। सो इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, वेयर एज इन अमोनिया, अगर मैं अमोनिया की बात करूंगी तो अमोनिया में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑल टाइम अवेलेबल है फॉर द डोनेशन। दैट्स वाई जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस है इन कंपैरिजन टू एनिलीन, क्योंकि बेसिक बिहेवियर किस पे डिसाइड हो रहा है, डोनेशन ऑफ द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। तो इसके पास लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर ऑलरेडी बेंजीन रिंग ऑक्यूपाई करके बैठा है, डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है। तो अमोनिया के पास लोन पेयर अवेलेबल है 24/7, तो वो उसको डोनेट कर सकता है, हेंस अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेस इन कंपैरिजन टू एनिलीन। अब दूसरी बात आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग पे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ने वाला है अगर कोई ग्रुप उस लोन पेयर के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, उस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथॉक्सी आ गए, मिथाइल ग्रुप जो हैं, जो एल्किल ग्रुप हमने देखा था, वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं NO2, साइनाइड, COH, ये हमारी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। जनरल एस्पेक्ट जो हम पिछले चैप्टर्स में भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं केमिकल रिएक्शन सेगमेंट पे। केमिकल रिएक्शंस को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, ये कैटेगरी आपके पास आ गई है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बिलमिन रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2, ये HNO2 के साथ भी आ सकती है या ये NaNO2 प्लस HCl के नाम से भी आ सकती है। रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं हम। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या होगा, देखिए डियर स्टूडेंट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, अगर आप देखोगे तो तीनों ही एक ही टाइप की रिएक्शंस हैं। थोड़ा सा हमें फर्क कहाँ देखना है कि तीनों ही रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अमाइन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये हमारी अमाइन है RN, ये H और ये H, ये हमारी एक 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एल्किल ग्रुप से। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्काइलेशन। एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करना है तो हम रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड से। ये हमने ले ली 1 डिग्री अमाइन, ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या हो गया, हमारा अमाइन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय द एल्किल ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन। क्लियर। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल लेना हो तो R को आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे CH3NH2, ये मिथाइल अमीन है, आपने इसकी रिएक्शन C2H5HX से करा ली, Cl से करा ली, एल्किल हैलाइड से करा ली, क्या हो जाएगा, ये CH3NH, मिथाइल अमीन का एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देंगे बाय द C2H5 ग्रुप एंड HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। तो कुल मिला के क्या हुआ, हमारी अमाइन का
हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एल्किल ग्रुप से, इसे हम बोलते हैं एल्काइलेशन। सिमिलरली जब हम हमारी अमाइन का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाय द एसिल ग्रुप, इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया एसिल ग्रुप से, तो एसिल ग्रुप के लिए हम क्या लेंगे, CH3COCl ले सकते हैं, या हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, CH3CO ग्रुप को इसमें इंट्रोड्यूस कराना है। ये रिएक्शन हमारी होगी पिरिडीन की प्रेजेंस में, या बेस स्ट्रॉन्गर देन अमाइन। ओके, अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्या हो गया, RNH, ये हमारी अमाइन, इसका एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो गया किससे, COCH3 ग्रुप से, जो कि क्या है, एसिल ग्रुप, साथ में बन गया HCl। अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में क्यों हो रही है, इसका काम क्या है। तो जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पिरिडीन का काम क्या है, इस HCl को न्यूट्रलाइज करने का। अगर ये HCl न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, ये HCl एसिड है, अमाइन हमारी बेसिक है, क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रिएक्शन से हमारा सॉल्ट बन जाएगा। ओके, तो एसाइलेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अमाइन बाय द एसिल ग्रुप इज एसाइलेशन। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ pyridine to why, because to neutralize the formed HCl। अब यही रिएक्शन अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराती हूँ, मैंने क्या ले लिया, C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, साथ में यहाँ वही की वही मेरी अमाइन है RNHH। इसका हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हो रहा है, बेंजोइल ग्रुप से हो रहा है। ये R एज इट इज है, ये N है, ये H है, रिप्लेसमेंट किससे हुआ, बेंजोइल ग्रुप से हुआ, तो इसको मैंने बोला बेंजोइलेशन, और साथ में हमारा प्रोडक्ट HCl। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन आपकी लगभग सिमिलर टाइप की रिएक्शंस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन रिएक्शन में और ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें सब्स्टिट्यूशन में क्या मिलना है, एल्किल प्रोडक्ट, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एसिल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और बेंजोइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। रिएक्शन जो एसाइलेशन वाली रिएक्शन है वो पिरिडीन की प्रेजेंस में है, अदरवाइज रिएक्शन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जो है हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर ये HCl न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल-अमाइन रिएक्शन। कार्बिल-अमाइन रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं। पहली बात, ये रिएक्शन देती हैं सिर्फ प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन ही ये रिएक्शन देती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये रिएक्शन नहीं देती। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। दूसरी, प्राइमरी में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही अमाइंस ये रिएक्शन देती हैं, तो कोई दिमाग में जोर नहीं लगाना है कि एलिफेटिक देगी कि एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमीन्स ये रिएक्शन देंगी, सेकेंडरी और टर्शरी रिएक्शन नहीं देगी। इट मीन्स कहाँ यूज कर सकते हैं हम इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। अगर आपके पास 2 डिफरेंट अमाइंस हैं, कौन सी 1 डिग्री है और कौन सी 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन होती क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी अमीन है हमारे पास RNH2, यहाँ पे मैं ARNH2 भी ले लेती हूँ, साथ में मैं लूंगी क्लोरोफॉर्म और QH के साथ इसको हीट करूंगी, तो क्या बनेगा, बहुत ही फॉल्स स्मेलिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाले हैं। R की जगह AR भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, आइसोसाइनाइड मिल रहे हैं और आइसोनाइट्राइल्स, जिन्हें हम कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं। तो ये साथ में आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर, तो ये जो फोल स्मेलिंग सब्सटेंस बन रहे हैं, फोल स्मेलिंग सब्सटेंस, इनको हम आइसोनाइट्राइल्स बोलते हैं या कार्बिल अमीन बोलते हैं, और इसी के कारण इस रिएक्शन का नाम कार्बिल अमाइन टेस्ट है। सो ऑन हीटिंग
on heating primary amine with chloroform and a base, a strong base, what we are getting? A foul smelling substance, that is isonitrile or carbylamine. This reaction is termed as carbylamine test or carbylamine reaction, used for the test of primary amines, क्योंकि सिर्फ primary amines ही ये टेस्ट देंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी बेंजीन के साथ भी आप शो कर सकते हैं, C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस QOH रिएक्शन, क्योंकि प्राइमरी और एरोमेटिक दोनों दे रहे हैं, हमें क्या मिल जाएगा? आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, साथ में KCl प्लस H2O। ओके, तो नेम रिएक्शन के सेगमेंट में भी ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है एंड MCQ के पार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड है हमारा HNO2, HNO2 के साथ हमें रिएक्शन करानी है। अब ये जो HNO2 है ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में प्रिपेयर होता है बाय द रिएक्टिंग मिक्सचर NaNO2 प्लस HCl। इन C2 हम रिएक्शन मिक्सचर में इस नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करते हैं बाय द NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl से। जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन देख रहे हैं तो डिफरेंट अमाइंस HNO2 के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट देती हैं और डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो प्राइमरी अमाइंस की बात करते हैं, ये आ गई हमारी प्राइमरी अमाइन। ओके, इसकी रिएक्शन हमें करानी है HNO2 के साथ, या मैं सीधा बोल दूं कि NaNO2 HCl के साथ में मैंने इसकी रिएक्शन कराई और मुझे ये HNO2 मिल गया। ओके, अब मैंने जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलते हैं? यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। अब ये अमाइन हमारी कैसी है? एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक अमाइन का डायजोनियम सॉल्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पर बहुत अनस्टेबल है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो क्या होगा? उसी समय ये इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ROH अल्कोहल और N2 हमारी रिलीज हो जाएगी, साथ में हमारा N2 बबल्स की फॉर्म में निकल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो N2 निकल रही है, ये जो N2 निकल रही है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। किसमें? इन अमाइड्स एंड प्रोटीन्स। अमाइड्स एंड प्रोटीन्स में प्रेजेंट नाइट्रोजन्स के एस्टिमेशन के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। हमने अमीन को रिएक्ट कराया HNO2 के साथ में और हमें मिल गई ये नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं और हम उसको उसमें प्रेजेंट अमाइन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रोजन को। अगर मैं ये प्राइमरी एलिफेटिक की अमीन की बात कर रही हूँ तो इसी तरीके से एरोमेटिक अमाइंस भी HNO2 के साथ रिएक्शन देती हैं। कैसे रिएक्शन देती हैं? एरोमेटिक अमाइन में हम सिंपल सबसे जो कॉमन हमारे पास अमाइन है दैट इज एनिलीन, इसे हम लेते हैं। ये HNO2 के साथ में रिएक्शन कर रही है हमारी 273 to 278 केल्विन पर, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन। रिएक्शन के लिए हिंट आपको NaNO2 प्लस HCl भी मिल सकता है, या व्हाट हैपन्स व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड। अगेन क्या बनेगा? हमारा डायजोनियम सॉल्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग से बना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर बन गया। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है वो लो टेम्परेचर पर कैसा है? स्टेबल है। इस टेम्परेचर पर ये स्टेबल है और हम इस डायजोनियम सॉल्ट को यूज करके क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। दो रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, सैंडमेयर की रिएक्शन और फिनॉल का प्रिपरेशन पिछले चैप्टर्स में। तो अब इस रिएक्शन का यूज कहाँ आता है? अगर आपके पास एक पेयर है जिसमें एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है और एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं।
प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लाइक CH3NH2, अगर हम इसकी HNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा प्लस बबलिंग ऑफ N2 मिलेगी। ये N2 की बबलिंग हमें एरोमेटिक अमीन के साथ में नहीं मिलेगी। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना है तो रिएक्शन विद HNO2 इज यूज्ड टू मार्क दैट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है रिएक्शन विद एरियल सल्फोनिल क्लोराइड। एरियल सल्फोनिल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, और एरियल सल्फोनिल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज विच रिएजेंट। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज टर्म्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला आ गया C6H5SO2Cl। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद आता है कि इस रिएक्शन की यूटिलिटी। ये रिएक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस रिएजेंट का हम यूज करते हैं। कैसे डिफरेंट रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ डिफरेंट रिएक्शन देती हैं, लेट्स सी। ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। देखिए ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब इसके साथ में 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का एक मिक्सचर है। तो डियर स्टूडेंट, जो 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगी। तो सेपरेट हो गया। जो अमाइंस हमारी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रही वो कैसी आ गई, 3 डिग्री अमाइन की कैटेगरी में आ गई। अब आ जाती है हमारी अमाइन 1 डिग्री और 2 डिग्री। ये मेरी 1 डिग्री अमाइन है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ RNHH, RNH2 से, और यहाँ पे आ गई मेरी 2 डिग्री अमाइन जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी RNRH। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, दोनों में ही हमारा ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा इस Cl के साथ रिएक्शन करके बाय दिस एरियल सल्फोनिल ग्रुप। जैसा हमने एल्काइलेशन में किया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था एल्किल ग्रुप से, एसाइलेशन में एसिल से, इसी तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे तो रिप्लेस हो जाएगा एरियल सल्फोनिल ग्रुप से। तो क्या हो गया, ये हमारा R, ये N, इसके ऊपर H, यहाँ से H, यहाँ से Cl को आप रिप्लेस करेंगे तो लिंकेज हो जाएगी थ्रू S, डबल बॉन्ड O, और ये आ गया आपका बेंजीन रिंग जो यहाँ पर था। देखिए अब ये जो हमारा सल्फोनामाइड बना है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड जो हमारा बना है, इस सल्फोनामाइड की अगर हमें QH के साथ रिएक्शन कराऊं, किसके साथ में, QH के साथ में रिएक्शन कराती हूं तो ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है इन QH। ये जो मेरा सल्फोनामाइड बना है वो मेरा QH में सॉल्युबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये कैसा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्शन करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। यही मैं अगर हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन से कराती हूँ तो क्या होगा, देखिए RNR, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे और लिंकेज हो जाएगी सल्फर के थ्रू S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। अगेन मेरे पास सल्फोनामाइड बन गया ऑफ द प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन सॉरी, 2 डिग्री का और ये 1 डिग्री का मेरे पास सल्फोनामाइड बना था। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराती हूँ, QH के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो क्या होगा, मेरा QH जो है, मेरा जो ये सल्फोनामाइड बना है वो इसमें कैसा है, इनसॉल्युबल। ऐसा क्यों हुआ कि हमारा 1 डिग्री का सल्फोनामाइड तो सॉल्युबल हो गया QH में और 2 डिग्री का सॉल्युबल नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या था,
1 डिग्री अमाइन से जो सल्फोनामाइड बना था उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट हमारे 2 डिग्री अमाइन में ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसीलिए वो KOH में कैसा है, इनसॉल्युबल है। ओके, और 3 डिग्री अमाइन तो हमारी रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को सेपरेट कर दिया। तीनों टेस्ट ट्यूब में आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, जिस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं है वो 3 डिग्री की है, वो आपने सेपरेट कर ली। 2 टेस्ट ट्यूब में आपको हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद रिएक्शन दिखेगी, सल्फोनामाइड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों में QOH ऐड करेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में QOH के साथ में बना हुआ सल्फोनामाइड डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, वो 1 डिग्री, और जो KOH में इनसॉल्युबल रहेगा वो 2 डिग्री अमाइन की टेस्ट ट्यूब रहेगी। तो इस तरीके से हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं। NH2 ग्रुप जो है वो हमारा कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे, अगेन आंसर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही है, जो मैंने ऑलरेडी आज ही ड्रॉ करी है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोन पेयर क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन शो करेगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हम सारी रिएक्शंस में अगर देखते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे। और ग्रुप कैसा है, एक्टिवेटिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमने बोला था कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, 5 रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। अगर एनिलीन की बात करें तो एनिलीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास फर्दर एक क्वेश्चन आता है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस, नीदर एसाइलेशन एंड नॉर एल्काइलेशन, व्हाई? ये आपके पास रीजनिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में हम हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, बट एनिलीन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन नहीं देता। तो उसका क्या रीजन है? पहला रीजन लिखेंगे ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। जब भी हम फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन कराते हैं तो ये रिएक्शन हमारी होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? इटसेल्फ एक लुईस एसिड है। एनिलीन हमारी क्या है? लुईस बेस है। लुईस बेस और एसिड मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, बजाय के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो पहला रीजन आ गया, एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद लुईस एसिड AlCl3 विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। देन सेकंड, जैसे ही वो सॉल्ट बना, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन क्या एक्वायर कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर तो उसने दे दिया। तो एनिलीन का नाइट्रोजन कैसा कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर क्या काम करेगा? रिंग में डीएक्टिवेशन का काम करेगा, विच इज नॉट अ सपोर्टिंग फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया लग गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है। स्टिल फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन पॉसिबल नहीं होती इन एनिलीन। उसका रीजन यही है क्योंकि AlCl3 के साथ सॉल्ट बन जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज रिंग कैसी हो जाएगी? डीएक्टिवेटिंग मोड में आ जाएगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है ब्रोमिनेशन में। ये हमारा एनिलीन, एनिल की रिएक्शन कराई हमने Br2 वाटर से, जैसा हम जनरल कराते हैं। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमारी एनिलीन की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती है हमारे इलेक्ट्रोफाइल से। इट मीन्स वी आर गेटिंग 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो बिकॉज ऑफ पावरफुल एक्टिवेशन इफेक्ट, all ortho and para positions are occupied by the electrophile। तो Br2 वाटर से रिएक्शन पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन।
अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाना है, हमें तो ट्राई चाहिए ही नहीं, हमें क्या बनाना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि हमें सबसे पहले हमारे अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। पहला काम प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप कैसे करते हैं, बाय एसिटाइलेशन। तो प्रोटेक्शन बाय एसिटाइलेशन। दूसरा काम हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और देन थर्ड स्टेप में हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, देन डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस। तो लेट्स सी कैसे होगा। हम पहले ही एसिटाइलेशन कर चुके हैं। ये हमारी एनिलीन है। हमने क्या रिएक्शन कराई इसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एसिटाइलेशन किया था। क्या हो जाएगा, एनिलीन का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, एक तो रहेगा और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय द COCH3 ग्रुप। ये COCH3 ग्रुप हमारा क्या है, एसिटिल ग्रुप है। हमें क्या मिल गया, एसिटानिलाइड। ठीक है, ये हमारी एनिलीन थी। एनिलीन से हमें मिला एसिटानिलाइड बाय द एसिटाइलेशन। हमने ये क्या किया है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, बन गया एसिटानिलाइड। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सेकेंड स्टेप में करना है डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 से रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए, ये NH COCH3 एज इट इज, और हमारे पास पैरा पोजीशन पे आ गया हमारा ब्रोमो ग्रुप। इट मीन्स सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। जो भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था वो हमने यहाँ पे कर लिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, लेट्स सी। यहाँ बना देती हूँ मैं, ये हमारा ब्रोमीन तो एज इट इज पैरा पोजीशन पर, जो NH COCH3 ग्रुप था वो हमारा बन गया वापस से अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे CH3COH हमारा निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो हमारे पास बन गया 4 ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है या पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप प्रोटेक्शन करना पड़ेगा बाय रिएक्टिंग इट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। एसिटिल ग्रुप जब एंटर हो गया और एसिटानिलाइड हमें मिल गया, इस एसिटानिलाइड का फिर फर्दर हम डिजायर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और साथ में हमें मिलेगा जो प्रोडक्ट, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे थर्ड स्टेप में, तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो एनिलीन बनी है या ये जो एसिटानिलाइड बना है, इससे प्रोटेक्शन कैसे होता है, इससे अमीनो ग्रुप की एक्टिविटी कंट्रोल कैसे होती है। तो लेट्स सी। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा एनिलीन, ये नाइट्रोजन है और इसके ऊपर लोन पेयर है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये C डबल बॉन्ड OCH3 है जो हमने उसका एसिटाइलेशन कराया, तो ये हमारे पास COCH3 ग्रुप एंटर हो गया। अब क्या होगा, हमें पता है कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ज्यादा, तो क्या कर लेगा वो, बेन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपनी तरफ। हमारे कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज
और हमारा दरिया दिल नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इधर दे देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास N प्लस डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। ठीक है, ये साथ में बॉन्ड था ही बेंजीन रिंग के साथ में, और ये H। तो अब हमारा नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को दे रहा था, यहाँ बेंजीन रिंग है हमारी, इसको देने की बजाय अब किधर दे रहा है, COCH3 ग्रुप को दे रहा है। इट मीन्स अब हमारी बेंजीन रिंग पर एक्टिविटी कंट्रोल हो गई। सो नाउ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन of acetanilide interacts with oxygen atom due to resonance. Hence, the lone pair of electrons on nitrogen is less available. Now it is less available for donation to benzene ring. So activating effect is now controlled. The activating effect of NHCOCH3 is less than the NH2 group. Clear? तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, क्वाइट स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि आपको ब्रोमिनेशन पे डायरेक्ट या यूजुअल ब्रोमिनेशन पर आपको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिल रहा है और हमें बनाना है सिंगल, हमें मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसमें आप प्रोटेक्शन करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। देन क्वेश्चन आता है कि वो प्रोटेक्शन वर्क कैसे करता है, कैसे एसिटाइलेशन से उसकी एक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। तो उसके रीजन में आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी कि नाउ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज engaged with COCH3 group rather than in benzene ring. Okay, so the activity is controlled. Next आता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन। नाउ अब ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन हमारा ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, डायरेक्टिंग ग्रुप है, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस वाला ग्रुप है। तो जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट होता है, हमें प्रोडक्ट होता है कि हमें ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन साथ में पैरा नाइट्रोएनिलीन मिलेगी, जैसा अभी तक फिनॉल के केस में हुआ, जैसा अभी तक हमारे पास क्लोरोबेंजीन के केस में हुआ कि कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस वाला ग्रुप होता है तो वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है और पैरा हमें मेजर प्रोडक्ट में मिलता है। बट यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा के साथ में नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड मेटा सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे अमाउंट में, सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है। ऑलमोस्ट 47% अमाउंट हमें यहाँ पर मिलता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, क्यों भाई क्लोरोबेंजीन में ऐसा नहीं हुआ, फिनॉल में ऐसा नहीं हुआ, सब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग थे, एनिसोल में ऐसा नहीं हुआ, OCH3 ग्रुप भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग थे, सबने ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट बनाया और पैरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में मिल गया। एनिलीन के केस में ऐसा क्यों है कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये अमीनो ग्रुप हमारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, स्टिल ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में हमें मेटा प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। उसका रीजन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है कि इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, कहाँ आया एसिडिक मीडियम, ये रहा। हमने नाइट्रेशन के लिए क्या यूज किया है, HNO3 और H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का एनिल जो है एनिलीन का नाइट्रोजन वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, बेसिक। क्या हो जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। दैट फॉर्म्स द एनिलीनियम आयन and that ion is meta directing. That's why we are getting the 47% amount of meta nitroaniline in nitration. Got it? कि यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। Although amino group is orthopara directing, still a significant amount of meta substituted product we are getting on nitration of aniline. Why? Because in nitration we are using HNO3 and H2SO4, and in this strong acidic medium what is happening, the
aniline converting into anilinium ion and it is meta directing. That's why we are getting a significant amount of meta product. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सल्फोनेशन. सल्फोनेशन भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है. सल्फोनेशन का क्वेश्चन हमारे पास आता है जो सल्फानिक एसिड के नाम से. सल्फोनेशन में हमें प्रोडक्ट मिलेगा सल्फानिलिक एसिड. ये हमारा एनिलीन. रिएक्शन हमें करानी है H2SO4 से, जैसा हम करते आए हैं. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे. क्या बन जाएगा हमारा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऑन हीटिंग सल्फोनिक एसिड और यहाँ पे हमारा बन जाएगा सल्फानिलिक एसिड. अब ये जो सल्फानिलिक एसिड है हमारा वो कैसा रहता है, वो रहता है ज्विटर आयन फॉर्म में. SO3 माइनस. ये देखिए बाइपोलर स्ट्रक्चर बन रही है SO3 माइनस और NH3 प्लस. इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्म. क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, हाउ यू विल गेट सल्फानिलिक एसिड फ्रॉम एनिलीन बाय द सल्फोनेशन. ठीक है, ये पहले सॉल्ट बनेगा हमारा क्योंकि एसिड है और एनिलीन है. यहाँ पर एनिलीन का लोन पेयर गया हमारा SO3H माइनस. यहाँ पे हमारा बन गया सॉल्ट और वो फर्दर हीट करने पर कन्वर्ट हो गया सल्फानिलिक एसिड में, जो हमारा रहता है इन इक्विलिब्रियम एज ज्विटर आयन फॉर्म. फर्स्ट सेगमेंट ऑफ चैप्टर कंप्लीट होता है. बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली हैं. नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं डायज़ोनियम सॉल्ट. बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट अभी हमने देखा था कि प्रिपेयर कैसे होता है और रिएक्शन क्या होती है. तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है प्रिपेयर होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 केल्विन. अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी. ये हमारी एनिलीन है और इसकी रिएक्शन हमने कराई थी HNO2 के साथ में, या मैं बोल सकती हूँ NaNO2 और HCl के साथ में 273 टू 278 केल्विन पर. और क्या बना हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC. ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हम बना रहे हैं बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2HCl with aniline. So definition आएगी. What is diazotization? The conversion of primary aromatic amine into diazonium salt. ये हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट है. N2 प्लस ग्रुप जो है हमारा, ये हमारा क्या है, डायज़ो ग्रुप है. तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा तो डायज़ोनियम सॉल्ट. अब आ गया हमारा ये जो सॉल्ट बना है, इट इज यूज्ड आफ्टर प्रिपरेशन इमीडिएटली. जैसे ही आपने उसको बनाया इमीडिएटली हमें उसको यूज करना होता है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर होने वाली रिएक्शन है. बहुत लो टेम्परेचर पर ही ये स्टेबल है. उसके अलावा ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल है. तो इसीलिए इसे हमें इमीडिएटली यूज करना होता है. साथ ही क्वेश्चन आता है कि वाई एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल देन द एलिफेटिक. तो एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट जो होंगे उनमें आप देखेंगे बेंजीन रिंग है तो साथ में रेजोनेंस आ जाएगा. तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस के कारण जो आपके बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है या एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स हैं वो होते हैं स्टेबल, वेयरएज एलिफेटिक नहीं होते. केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इनकी रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक कैटेगरी वो रिएक्शंस आएगी जिनमें हमारी N2 रिप्लेस हो जाती है. इट मींस डायज़ो ग्रुप कैसा हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और N2 इवॉल्व हो जाती है.
और एक कैटेगरी वो आएगी जिसमें डायज़ो ग्रुप रिटेन रहता है, इट मेंटेन इट्स रिटेंशन। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी पढ़ लेते हैं पहले, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये वो कैटेगरी है जिनमें सब में नाइट्रोजन इवॉल्व होगी। पहला ले लेते हैं रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। ये हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट है N2+Cl- और इसकी रिएक्शन में किससे करा रही हूँ, क्यूप्रस हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या मैं करा रही हूँ क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr से। अगर मैं ये रिएक्शन करा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहे हैं, हेलो एरीन प्लस N2+HCl। सिमिलरली यहाँ पे हेलो ब्रोमीन प्लस N2+, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये N2 क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। ये रिएक्शन हम हेलो एल्केन के चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, यही अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन N2+Cl- डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर से कराते हैं, क्यूप्रस हैलाइड की बजाय कॉपर पाउडर प्लस HX के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगी, क्लोरोबेंजीन या प्रोमोबेंजीन मिलेगी जैसा हमने यूज किया है। साथ में हमें क्या मिलेगी, N2, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिसमें N2 रिमूव हो जाती है, और HCl। तो इन दोनों ही रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन्स को प्रिपेयर करते हैं। बट फर्क क्या है कि यहाँ पर हम क्यूप्रस हैलाइड्स यूज करते हैं और गेटरमान रिएक्शन में हम कॉपर पाउडर को यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे KI के साथ में, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। यही हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट, अगर हमें आयोडोबेंजीन बनानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, KI लेना पड़ेगा, देन ओनली वी विल गेट आवर आयोडोबेंजीन। साथ में हमें मिलेगा KCl प्लस N2। तो आयोडोबेंजीन भी हमने यहाँ से बना ली। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे बोरिक एसिड से, HBF4 से। फ्लोरोबोरिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराएंगे हमें अनादर डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ BF4 माइनस फ्लोरोबोरेट डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी फ्लोरोबेंजीन, साथ में हमारा N2 प्लस BF3। तो ये N2 हमारी यहाँ पर क्या हो गई, रिलीज हो गई। अगेन ये सारी वो रिएक्शंस हैं जिनमें हमारी N2 रिलीज हो रही है। रिप्लेसमेंट बाय H, इट मीन्स ये हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट है। इस डायज़ोनियम सॉल्ट को हम ClBrIF से तो अभी रिप्लेस कर चुके, अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय हाइड्रोजन। तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, इथेनॉल से। अगर हम इथेनॉल से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी H आ गया, बेंजीन हमें मिल जाएगी, साथ में हमारा इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया एसिटाल्डिहाइड में, N2 हमारी मिल गई हमें यहाँ पर। यही रिएक्शन हम डायज़ोनियम क्लोराइड की अगर H3PO2 के साथ कराते हैं तब भी हमें क्या मिलेगी, बेंजीन प्लस जो हमारा H3PO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, साथ में हमारी N2 रिलीज हो जाएगी। इन सब रिएक्शंस में हमारे पास साथ में HCl भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉमन बाय प्रोडक्ट है। ये तो हम देख रहे हैं कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें N2 रिलीज हो रहा है। तो बेंजीन का बनना, डायज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन को बनना हमने यहाँ पर देखा। तो
तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन और H3PO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें डायजोनियम क्लोराइड से बेंजीन मिलेगी। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगेन ये रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। डायजोनियम सॉल्ट है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, एक्वस हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगी, फिनॉल। तो फिनॉल की प्रिपरेशन में हम ये रिएक्शन पहले ही कर चुके हैं। अगेन एक और रिएक्शन जिसमें हमें हमारा डायएजो ग्रुप ब्रेक हो गया है और हमें N2 मिलती है। नेक्स्ट रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर की शुरुआत में हमने नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाई थी, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाई थी। अब देखिए हम डायजोनियम क्लोराइड से क्या बना रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन। क्या करना है, अगेन वही फ्लोरोबेरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। हमारे पास फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड डायएजो सॉल्ट बन जाएगा। और अब अगर हम इसकी रिएक्शन NaNO2 और कॉपर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नाइट्रोबेंजीन। ओके, साथ में हमारे पास आ गया NaBF4। ओके, ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट। अब देखिए ये रिएक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना तो अभी हमने देखा था कि ये नाइट्रोबेंजीन है हमारी, चैप्टर की शुरुआत में ही हमने देखा था कि हम उसका या तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दें या हम SN प्लस HCl के साथ उसकी रिएक्शन करा दें, Fe प्लस HCl के साथ रिडक्शन करा दें, तो हमें क्या मिल गई, एनिलीन। क्वाइट सिंपल, बहुत इजीली सभी अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, इसका बैक एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट देखिए, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करानी है, उसका डायजोनियम सॉल्ट बनाना है और डायजोनियम सॉल्ट की फर्दर जो अभी आपने रिएक्शन देखी है वो सारी रिएक्शन आप फॉलो करेंगे यहाँ पर। और आप यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाई। ये मेथड है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का, VRS ये मेथड है आपका एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने का। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप। अभी तक हमने जितनी रिएक्शंस पढ़ी उन सब में डायएजो ग्रुप ब्रेक हो गया और N2 रिलीज हुई, ठीक है। बट एक कैटेगरी वो रिएक्शंस की भी है जिसमें हमारा नाइट्रो ग्रुप या डायएजो ग्रुप रिटेन रहता है, वो ब्रेक नहीं होता इन नाइट्रोजन, और उन रिएक्शंस को हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या मिलते हैं, हमें एजो प्रोडक्ट मिलते हैं, और जिनमें क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम होता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब कि उसमें एरोमेटिक रिंग्स होती हैं दोनों ही एंड पे जो जॉइंट होती हैं N डबल बॉन्ड N ग्रुप से, ठीक है। तो डायएजो ग्रुप से ये दोनों रिंग्स जॉइंट होती हैं जिसे हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। और ये कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं, डाइस की फॉर्म में यूज होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन इसकी कैटेगरी में आती हैं, लेट्स सी। ये देखिए, ये हमारा एनिलीन था, इसकी रिएक्शन हमने NaNO2 और HCl से कराई तो हमें मिल गया था डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। मैं यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस लिख रही हूँ। ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है जो अभी तक हम देखते आए। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं फिनॉल से कराऊं या एनिलीन से कराऊं, इसकी रिएक्शन मैंने फिनॉल से कराई,
या मैंने इसकी रिएक्शन एनिलीन से कराई तो मुझे अलग अलग डाइज मिलेंगी। फिनॉल से कराई तो मुझे मिलेगी ऑरेंज डाई, और अगर मैंने एनिलीन से कराई तो मुझे मिलेगी येलो डाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका आ गया, कपलिंग रिएक्शंस क्या होती हैं, किससे होती हैं। तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम फिनॉल या एनिलीन से कराते हैं तो द ऑब्टेन प्रोडक्ट्स आर कलर्ड, दे आर यूज्ड एज डाई एंड दीज एजो प्रोडक्ट्स आर हैविंग एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंटेनिंग बोथ एरोमेटिक रिंग्स। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ से हमारा एक H और डाइअज़ोनियम क्लोराइड से Cl रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा N डबल बॉन्ड N डाइएजो ग्रुप आ गया और साथ में हमारी फिनॉल की रिंग और ये OH के इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा डाइअज़ोनियम सॉल्ट की रिंग, साथ में आ गया N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप, साथ में हमारी आ गई बेंजीन रिंग ऑफ NH2। तो ये बन गई हमारी येलो डाई और ऑरेंज डाई। ये आपकी आ गई ऑरेंज डाई, ये हमारा येलो डाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके फॉर्मूलाज भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ येलो डाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरेंज डाई ऑब्टेन्ड बाय द कपलिंग रिएक्शन। तो उस एस्पेक्ट से भी आप इस रिएक्शन को अच्छे से कवर करिएगा। तो यहाँ पर आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने अमाइंस की बेसिक नेचर, बेसिक रिएक्शंस को पढ़ा। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेगमेंट में डायजोटाइजेशन को पढ़ा। नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन योर ब्रेन। कितना आपने गेन किया है, लेट्स हैव अ लुक। रिकॉल करते हैं थ्रू द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2। HNO2 के साथ रिएक्शन से किसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिथाइलअमीन, एनिलीन, डाइमिथाइलअमीन एंड ट्राइमिथाइलअमीन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखी थी HNO2 के साथ रिएक्शन हमने देखी थी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक, है ना। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन जो है वो HNO2 के साथ रिएक्शन करके डायएजो सॉल्ट बनाती हैं और डायएजो सॉल्ट हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज होके अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होगी वो हमारी डायएजो सॉल्ट से अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारा मिथाइलअमीन आप देख सकते हैं CH3NH2 प्राइमरी अमीन है। एनिलीन हमारा एरोमेटिक अमीन है जो हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। डाइमिथाइलअमीन सेकेंड डिग्री अमाइन है, नहीं होगा। ट्राइमिथाइलअमीन हमारी 3 डिग्री अमाइन है जो यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो अल्कोहल में कन्वर्ट कौन होगी? जो हमारी 1 डिग्री अमाइन होगी वही। देन ट्रेन योर ब्रेन का नेक्स्ट सेगमेंट, ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, नो, इसका रीजन हमने बहुत अच्छे से समझा था। सेकेंडरी अमाइन नहीं, हम उससे नहीं बना सकते। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन यस, टर्शियरी अमाइन नहीं। तो ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो यूज होता है वो एरोमेटिक अमाइंस की प्रिपरेशन में यूज नहीं हो सकता, उससे सिर्फ हम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं और वो मेथड हमने डिटेल में अभी पढ़ा था। प्राइमरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस बाय द रिएक्शन ऑफ। अब हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को डिफरेंशिएट करना है कि किस टेस्ट के थ्रू हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक OH, यस हम कर सकते हैं। ये हमारी रिएक्शन है कार्बिल अमीन, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका टिक हो गया है। फिर भी देख लेते हैं मिथाइल आयोडाइड, ऐसी कोई रिएक्शन हमने अभी नहीं करी, क्लोरोफॉर्म से नहीं, जिंक डस्ट से नहीं। तो क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक OH हमने पढ़ी थी कि अगर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस QH या NaOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? हमें यहाँ पर आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं। तो ये रिएक्शन कौन देता है? सिर्फ 1 डिग्री अमीन देती हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये रिएक्शन नहीं देती। तो ये जो रिएक्शन है 1 डिग्री के टेस्ट में यूज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन। जो अभी हमने पढ़ा कि ऑल्दो इट इज ऑर्थोपैरा स्टिल इट गिव्स मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट, सो इन एसिडिक मीडियम वाई?
क्यों देता है? बिकॉज इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव। नो, अमीनो हमें पता है कि कैसा होता है, ऑर्थो पैरा होता है, तो पहला सेगमेंट गलत हो गया। इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गो टू मेटा पोजिशन। नो, यहाँ पर भी हमारा नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे भी जाता है। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नो, in strong acidic medium aniline present as anilinium ion. Yes, aniline is present in anilinium ion and this anilinium ion is meta directing. That's why we are getting a meta substituted product. So this is the correct answer. Option D is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिंपल सा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड? जी स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज हिंजबर्ग रिएजेंट। सल्फानिलिक एसिड कैसा है? सल्फानिलिक एसिड इज रिमेनिंग एज ज्विटर आयन फॉर्म। एल्किल डायazonium salt, alkyl diazonium salts converts to alcohol on hydration and last aryl diazonium salt will form dye through the coupling reaction. तो ये सारे क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हैं, क्वाइट सिंपल मैचिंग है। अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। जाते जाते गुरु मंत्रा, जैसा कि आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो टेक एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस। डेली आप चैलेंज लीजिए, अपने आप को चैलेंज कर दिए कि वेदर आई एम एबल टू डू इट और नॉट। और वो चैलेंज जब आप एक्सेप्ट करेंगे वही चेंज आप में लेकर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।